चिल्ड्रन बैठ जाइए। अच्छा, आपने इसके पहले जो पाठ किया है उसमें आपने विवेकानंद के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से वो एक विदेश में रह रहे हैं और वहां के अमेरिका में रह रहे हैं और वहां के बारे में उन्होंने पत्र में लिखा है। यहाँ जो हम पाठ करने जा रहे हैं इसमें अपने ही देश में एक हरियाणा में हिमाचल प्रदेश में है ना एक जगह है जिसे किन्नौर कहते हैं, उसके बारे में बताया है उन्होंने। उसके बारे में आज हम लोग करेंगे। ठीक है, आप लोगों में से कोई बच्चे घूमने कभी गए बाहर, लखनऊ से बाहर? कोई बच्चे गए पहाड़ों पे घूमे कभी, या किसी और देश में प्रदेश में कहीं गए हो लखनऊ से बाहर? कोई नहीं गया घूमने कभी? बरेली गए, हाँ ठीक है। और इसी तरह से नेपाल गए हो, नेपाल तो काफी आगे गए। और कोई बच्चा? उन्नाव गए, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने भी जो है दूसरे देश, ये बेटा इसमें दूसरे देश में घूमने, दूसरी जगह घूमने गए उसके बारे में लिखा है और अपनी यात्रा बताइए कि कैसी उनकी यात्रा रही है, कैसा उसके बारे में लिखा है। तो कह रहे 17 मई को रामपुर से प्रस्थान किया। अब वो सीधे शुरू कर रहे हैं कि 17 मई को रामपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहां से प्रस्थान किया। प्रस्थान मतलब वहां से चले, ठीक है। प्रस्थान करना मतलब वहां से चल देना। यद्यपि मेरे पास एक ही खच्चर का सामान था, किंतु पहाड़ में अकेला खच्चर ले नहीं जाया जा सकता, इसलिए सामान के लिए 2 खच्चर और सवारी के लिए घोड़े का प्रबंध किया था। अब ये क्या समझ में आया यहाँ पे कि उनके पास एक खच्चर का ही सामान था, लेकिन पहाड़ में अकेला खच्चर नहीं ले जा सकते, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 2 खच्चर और एक सवारी। खच्चर किस लिए कि सामान उसमें रख सके, और एक घोड़े का प्रबंध यानी घोड़े का एक इंतजाम किया था। मैंने शाम को ही कह दिया कि हमें बड़े सवेरे चलना है, कि शाम को इन्होंने बता दिया कि हमें बहुत सुबह से चल देना है। सवेरे समय से थोड़ी देर बाद खच्चर रवाना हो सके। सरदार साहब और विद्याधर जी से विदा ली। ये 2 लोगों के बारे में बताया गया कि उनसे विदा लेकर के ये लोग यहाँ से चल दिए। अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि घोड़ा ठमकने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, घोड़ा जो था वो रुकने लगा, वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो रहा था, यार चलते चलते रुक गया। मैंने समझा अभी शुरुआत है, आगे ठीक हो जाएगा। उसने सोचा कि अभी तो शुरू है, घोड़ा ऐसे ही ठुनक रहा है, अभी थोड़ी देर में आगे चलने लगेगा। किंतु वही रफ्तार, फिर वो ठुनक ठुनक के चले, वो तेज चले ही ना, फिर वो रुकने लग जाए। साथ वाले लड़के से पूछा, घोड़े की पीठ तो कटी नहीं है? उसने कहा क्यों इतना ठमक रहा है? तो उसने कहा कि इसकी पीठ कहीं कटी वटी तो नहीं है। तो लड़के ने पहले इधर उधर करना चाहा, उसने पहले जवाब नहीं देना चाह रहा था कि क्या कारण है ये घोड़ा नहीं चल रहा है, किंतु जोर देने पर बोला हाँ पीठ कटी है। उसने भी अपना टालने के लिए कह दिया कि हाँ पीठ कटी है। कटी पीठ के घोड़े पर मैं 4 दिन पहाड़ को पार कर चीनी कैसे पहुंच सकता तो भी मेरे पास वह दिल न था। उसने कहा कि इस कटी हुई पीठ वाले घोड़े पर बैठकर मैं 4 दिन का सफर कैसे पूरा करूं, है ना। लेकिन कह रहे हैं कि और अगर पहुंच भी सकता तो उसका दिल नहीं मान रहा था कि बेचारे इसके ऐसे घोड़े पे जो मतलब कटा है इसका पीठ, और उसके ऊपर मैं कैसे बैठ कर जाऊं। मैंने घोड़े को लड़के के हवाले कर दिया। उसने घोड़े को लड़के के हवाले कर दिया। इसे तुरंत अस्तबल ले जाकर दूसरा घोड़ा बदल कर ले आओ, मैं गौरा में प्रतीक्षा करूंगा। उसने कहा तुम जाओ, ये घोड़ा ले जाओ, इसको वापस करो और वहां से दूसरा घोड़ा लेके आओ, कि ये घोड़ा तकलीफ में है, बार बार रुक रहा है, तो तुम दूसरा घोड़ा लेके आओ और मैं यहीं पर बैठ के प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 9 मील कोई बात नहीं। यद्यपि मैं शरीर से निर्बल था और अभी पढ़ाई की चढ़ाई उतराई का अभ्यस्त भी ना हो पाया था, तो भी घोड़ा आने के भरोसे बड़ी अनिश्चितता से आगे चला। ये कह रहे कि 9 मील की कोई बात नहीं है, और कह रहे कि मैं शरीर से निर्बल था, यानी कि बहुत ताकत नहीं था, कमजोर। निर्बल मतलब कमजोर था, और अभी पढ़ाई की चढ़ाई उतराई का अभ्यास भी ना हो पाया था। बेटा पहाड़ों पे जब पहुंचते हैं तो एकदम से चढ़ाई उतराई में जब शुरू में पहुंचते हैं तो पैरों में दर्द जल्दी होने लगता है, हांफने लग जाते हैं हम लोग, तो हम लोग अभ्यस्त नहीं होते हैं। और आप जब वहां पे देखो पहाड़ के लोग, वो तो फटाफट ऊपर चढ़ भी जाते हैं, पहाड़ों पे ऊपर भी चढ़ जाएंगे, उतर भी जाएंगे, वो लोग थकते नहीं है। क्यों नहीं थकते? क्योंकि वो लोग वहां पे अभ्यस्त होते हैं, है ना। हमें उसकी आदत नहीं होती है, तो हम धीरे धीरे जब जाके वहां रहने लगते हैं तब धीरे धीरे वहां से अभ्यस्त होते हैं। तो कह रहे हैं कि अभी तो मैं यहाँ के लिए अभ्यस्त भी नहीं हो पाया,
है ना, और निर्बल वैसे ही था। तो भी घोड़ा आने के भरोसे बड़ी निश्चितता से आगे चला। उसने सोचा घोड़ा तो आ ही जाएगा, और निश्चितता से वो अपना आगे चलने लगे। 3-3.5 घंटे में गौरा डाक बंगले पहुंच गया। उसने कोई जगह का नाम है जहां पर गौरा डाक बंगला था, वहां पर वो पहुंच गया। गौरा रामपुर से 2500 फीट से अधिक ऊंचा था, यानी जहां से इन्होंने शुरू किया था वहां से कितना ऊंचा था? 2500 फीट। हाँ, इसलिए रास्ते में चढ़ाई भी पड़ी। तो इसका मतलब जब ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो चढ़ाई पड़ रही थी कि नहीं, है ना। वैसे ही है निर्बल, और ऊपर से अभ्यस्त भी नहीं हुए थे चढ़ाई उतराई के लिए, तो थकान तो हो ही रही होगी। मुझे दोपहर को वहां विश्राम करना था। उन्होंने कहा दोपहर को मुझे वहां आराम करना था। ये लोग कब चल दिए थे? सवेरे ही चल दिए थे ना। 2-3 घंटे में घोड़े के आने की पूरी उम्मीद थी, किंतु घोड़ा कहाँ आने वाला था, है ना। उसने कहा उम्मीद तो उसको यही थी कि बदल के 2-3 घंटे में आ जाएगा, लेकिन घोड़ा वहां कहाँ आने वाला था। आगे चिनी तक खच्चर के साथ जाने के लिए दौलत राम आ पहुंचे। अभी 12 मील चलना था और रास्ता भी कड़ी चढ़ाई उतराई का था। अब ये दौलत राम क्यों, किसके लिए कहा गया है, कोई बताएगा? हाँ, जो उनके साथ जो व्यक्ति था जो घोड़ा लेने गया था, उनके बारे में कहा गया है कि वो आ पहुंचे। 10 मील के रास्ते में उतराई या समतल पथ पर तो कुछ भी नहीं मालूम हुआ कि उसके बाद जो 10 मील थे वो उतरने का था। तो आपने देखा होगा कभी भी चढ़ते तो हम लोग ज्यादा हाँफते हैं, उतरते समय उतना नहीं हाँफते। तो वो कह रहे हैं कि 10 मील का जो रास्ता था वो उतरने वाला था, और समतल मतलब समांतल मतलब एक मैदान जैसा, है ना। तो इसमें ज्यादा उनको कठिनाई नहीं हुई। धूप भी तेज थी, मत पूछिए अंतिम 4 मील ने क्या गति बना दी। उसने कहा बस ये मत पूछो कि अंतिम 4 मील जो थे उसमें हमारी क्या हालत हुई, किंतु हिम्मत छोड़ने की बात ना थी। उसने कहा हिम्मत कैसे हम छोड़ सकते थे। रास्ते में बुशहरी नारियां डंडे पार के किसी मेले से खूब बनी ठनी लौटी आ रही थी, कोई गीत गा रही थी, किंतु यहाँ देखने के सुनने के लिए दिल कहाँ था। उसने रास्ते में जो वहां की पहाड़ी औरतें जो थी वो आ रही थी, लेकिन देखने सुनने का इनके पास समय कहाँ था। आगे बढ़ तो रहा था, किंतु हर पांव घंटे पर जान पड़ता था। फिर भी 21 मील की यात्रा करके सूर्यास्त के समय सराहन के डाक बंगले पर पहुंच गया। यानी किसी तरह से ये अपना चलते रहे। अब ये अपनी हालत का बयान कर रहे हैं कि क्या इनकी हालत हुई है रास्ते में चलने में, है ना, कि चढ़ाई भी थी, उस पर चढ़े, कितनी दूर तक पैदल गए, धूप भी तेज थी, है ना, और किस तरह से रास्ते में उनको लोग भी दिखे, लेकिन उनके पास ना तो सुनने का और देखने की फुर्सत नहीं थी, और बस वो चलते ही चले जा रहे थे। और किसी तरह से 21 मील की यात्रा इन्होंने पूरी करी और कहा सराहन के डाक बंगले पर पहुंच गए। बंगला बंद था, मालूम हुआ चौकीदार साहब मेला गए हुए। अब यहाँ भी उनके लिए एक मुसीबत है ना कि बंगला बंद था और चौकीदार जो थे वो कहाँ गए हुए थे? मेला। आज रात को शायद ही लौटे। खैर कोली बूढ़ा कुछ बीमार था, इसलिए वह मेला न जा सका। नहीं तो उस थकान में 7000 फीट की ऊंचाई पर रात में बाहर घास पर बैठना बहुत प्रिय नहीं लगता। उसने कहा कि किसी तरह से जो बूढ़ा एक जो था वो मेला नहीं जा सका, तो नहीं तो उनको कहाँ वहीं पे रुकना पड़ता ना बाहर। बूढ़ा कहीं कुर्सी ले आया, है ना, जो वहां पे व्यक्ति जो वहां जो बंगले में था वो उनके लिए कुर्सी ले आया, और पूछताछ करने पर मेट के पास चाबी निकल आई। अब चाहे चौकीदार रात भर मेला करता रहे, हमें परवाह नहीं थी। अब उन्होंने कहा कि अब चौकीदार चला गया मेला तो हमें कोई परवाह नहीं, कम से कम कुर्सी तो मिल गई, है ना। तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी। थोड़ी देर बाद दौलत राम भी खच्चरों को हाके आ पहुंचे। जान पड़ता था वह हमसे भी अधिक थके मांदे, कि हम तो पैदल आ रहे हैं इतने थके मांदे, और वो खच्चर के साथ घोड़ा लेके आए, वो तो हमसे भी ज्यादा थके मांदे दिख रहे हैं। दोपहर को छाछ भर पिया था, इससे भूख तो लगनी ही ठहरी। उन्होंने कहा अब सुबह से क्या खाया पिया इन्होंने, बता रहे इधर दोपहर को छाछ भर पिया था, यानी कि छाछ खाली इन्होंने दोपहर को रास्ते में पिया था, तो भूख तो इस समय लगनी थी। किंतु इस समय थोड़ा लेट जाने का ख्याल था। हमें सबसे ज्यादा चिंता थी कल की यात्रा की। अगले दिन पैदल चलने की शक्ति
नहीं थी। क्यों शक्ति नहीं थी इनके? वो 21 मील वो इतनी देर से वैसे ही पूरे दिन भर चल करके पैदल आए हैं, खाना भी नहीं कुछ खाने को मिला, थके हुए हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगले दिन चलने की हमारे में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। सराहन पहाड़ पर काफी नीचे तक ढलवा बसा हुआ है। पहाड़ पर काफी नीचे तक ढलवा मतलब जो जगह है वो ऐसे पहाड़ पर ढलान पर बसा हुआ है। 1.5-2 मील चलने पर एक पर्वतवाही, जिसे यहाँ वाले धार कहते हैं, के पीछे पहुंचते ही सराहन आंखों से ओझल हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1.5-2 मील चलने पर एक पर्वतवाही है ना, जिसे वहां के लोग क्या कहते हैं? धार, ठीक है, के पीछे पहुंचते ही सराहन आंख से ओझल हो गया। यानी कि उसके पीछे जैसे ही पहुंचे ये लोग, थोड़ा सा आगे बढ़े तो जो जगह जहां पे ठहर थी वो आंखों से ओझल हो गया, मतलब दूर हो गया। लेकिन अभी हम किन्नौर देश नहीं पहुंचे। लेकिन अभी भी वो कहाँ की यात्रा के लिए निकले थे? किन्नौर। वहां नहीं पहुंचे, यानी कि वो जिस जगह ठहरे थे रात को वो ओझल हो गया, लेकिन अभी भी किन्नौर पास नहीं आया था। अभी 3-1 मील और चलना पड़ा। मान्योरी की धार आई। यहाँ से हम असली किन्नौर देश में दाखिल हुए। यहाँ की स्त्रियां ऊन साड़ी पहने थी। यहाँ ऊन साड़ी को ऊनी साड़ी न मान लीजिए, ठीक है। अब ऊन साड़ी कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि ऊन साड़ी पहनते हैं, लेकिन ऊन साड़ी को ऊनी साड़ी मत मान लीजिए। यह काफी लंबा चौड़ा पतला कंबल होता है, जिसे स्त्रियां दाहिना कंधा खोले कांटे से इस प्रकार पहनती हैं कि सिर को छोड़कर सारा शरीर ढक जाता है। यानी कि वो एक ऊन का साड़ी मतलब शॉल जैसा होता है, ठीक है, जिसको कि ये लोग ढक लेती हैं। यहाँ के से नीचे के लोग को यहाँ के लोग कोची कहते हैं। क्या कहते हैं? कोची। कोची स्त्रियां सिर पर रुमाल बांधती हैं, किंतु किन्नौर देश की स्त्रियां पुरुषों की भांति टोपी लगाती हैं, जिसके 3 भाग में उठे कनपटे जाड़ों में नीचे गिरकर कंटोप का काम देते हैं। समझ में आया? हाँ, कि सिर पर वो एक रुमाल जैसा बांधती हैं, जिसपे कपड़ा जो है वो कान जो है उनके ढके रहते हैं। हाँ हाँ, इसमें देखो चित्र में देखो कैसे दिखाया है ना। रास्ता तिब्बत हिंदुस्तान सड़क का था और वह बहुत परिश्रम से बनाया गया था, इसमें शक नहीं, किंतु वह कितनी ही जगहों पर कठिन था। यहाँ पहाड़ पर अधिक वृक्ष संकुल थे, कहीं कहीं देवदार भी थे, मगर सभी जगह नहीं। सही के साथ हम आगे बढ़ते गए। अब ये रास्ते का वर्णन कर रहे हैं और वहां के किन चीजों के बारे में बताया गया है? वहां के रास्ते और वहां के वृक्षों के बारे में बताया गया। तो इसके पहले किसका वर्णन किया उन्होंने? स्त्रियों का, वहां की औरतें कैसे कपड़े पहनती है उसके बारे में बताया गया। अभी तक बेटा इन्होंने अपने रास्ते का, जो आपने पढ़ा उससे क्या पता चलता है? कि रास्ते का वर्णन, कि किस तरह से कठिनाई से ये वहां पहुंचे हैं, किस मुश्किलों से जा रहे हैं। तो आपके आंखों के सामने एक चित्र जो है उनका सजीव चित्रण हो जाता है कि किस कठिनाई से, किस परेशानी से वो वहां पर पहुंच रहे हैं। बतलाया गया था कि शेल्डिक खड्ड के पार रास्ता बुरी तरह टूटा हुआ है। आगे उनको बताया गया था कि रास्ता जो है वहां पर बहुत बुरी तरह से टूटा है। रास्ता टूटा जरूर था, किंतु लोगों ने खेत से अस्थायी मार्ग बना दिया है। अस्थायी मार्ग मतलब एक छोटा सा रास्ता बना दिया है। हम आसानी से दुकान और सराय के पास पहुंच गए। सराय के दुपहले और शायद खटमल पिस्सुओं से भरे वरांडे को न पसंद कर मैंने दुकान की छां पसंद करी। उसने कहा कि मैं सराय के जो खटमल और वो वाले जो बिस्तर होंगे है ना बरांडे से, तो अच्छा है कि मैं दुकान की जो छां है वहीं पर उसने लेटना पसंद किया। बनिया बीमार था। जिस दुकान पर ये ठहर गए के पास रुके थे वहीं का बता रहे कि बनिया बीमार था। दुकान में काफी आलू पड़े थे और गुड़ पर मक्खियां भिनभिना रही थी। मेरे खाने खरीदने की वहां कोई चीज ना थी। पास के कटे खेत में अपनी राबरी डाले खंपा पड़े थे। खम तिब्बत में चीन की सीमा पर एक प्रदेश है। शायद इनके पूर्वजों में से कुछ किसी समय खम के खाना बदोशी करने इधर आए होंगे। खाना बदोश किसे कहते हैं? जो एक जगह नहीं रहते हैं, एक जगह से जब रहते हैं थोड़ी देर अपना डेरा डालते हैं, वहीं पे खाते बनाते रहते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो अपना सब चीज उखाड़ के कहीं और ले जाते हैं,
किसी और जगह जाते हैं, वहां पे अपने तंबू गाड़ते रहते हैं, तो इनको खानाबदोश लोग कहते हैं। और ये कह रहे हैं कि ये खम जो है तिब्बत में चीन की सीमा में एक प्रदेश है और यहीं पे शायद कुछ खानाबदोशी लोग जो हैं कभी आए होंगे, उनके बारे में बता रहे हैं। किंतु अब यह न भाषा ही में खम है के और न वेशभूषा में कि, यानी कि ये अब खम लगते ही नहीं है। शायद इसीलिए इन्हें सिर्फ खम्पा न कहकर ग्यगर खम्पा कहते हैं। इन लोगों का कहीं घर नहीं है, इनका काम है छोटा मोटा सौदा खरीदकर इधर से उधर बेचना। जाड़ों में ये मंडी, शिमला, हरिद्वार, दिल्ली तक पहुंचते हैं और गर्मियों में सतलुज और गंगा की घाटियों से पश्चिमी तिब्बत। बेटा इसमें क्या समझ में आया आपको कि जो खम लोग हैं वो वहां के खानाबदोश लोग हैं जो एक जगह नहीं रहते, है ना। तो इनका काम क्या होता है, दूसरे शहरों में जाकर के अपना सामान बेचना, खरीदना, काम करना और फिर ये कहीं और जाकर के रहने लगते हैं। तो ये क्या करते हैं, जाड़ों में भारत में कहां कहां तक आ जाते हैं, शिमला, हरिद्वार और दिल्ली तक भी आ जाते हैं। पास में खड़े खम्पा बच्चों को देखकर मैंने उनसे तिब्बती भाषा में कुछ कहा, उनके कान खड़े हो गए। अब समझ में आ रहा है। हाँ। एक तरुण और उसकी माँ पास आई, तिब्बती भाषा में बात करते देख उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा इससे तिब्बती भाषा कैसे आती है। मैं बनिए के आदमी से पीने के लिए पानी मांग रहा था। तरुण ने कहा मैं चाय लाता हूँ। यद्यपि मैं केवल ठंडा पानी चाह रहा था, किंतु तरुण के सत्कार को कैसे ठुकरा सकता था। माँ चाय बनाने चली गई। मैं तरुण से बातचीत करने लगा। मेरी दृष्टि उसके स्वच्छ, स्वस्थ और प्रसन्न मुंह पर थी। उस बच्चे जिसके बारे में बता रहे हैं कि उससे बातचीत कर रहे थे और कितना साफ सुथरा और स्वस्थ और खुश रहने वाला वो बच्चा था। उन्हें देखकर मेरे मन में भी यह ख्याल उठा, इन्हीं की भांति निर्द्वंद हो गधा, खच्चर और तंबू लिए एक देश से दूसरे देश में घूमूं। काश मैं 20 बरस का हो जाता, फिर इसी तरुण से कहता लो दोस्त अब मुझे भी अपने परिवार में शामिल कर लो। मतलब उनको ये बच्चा इतना पसंद आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं भी काश 20 बरस का होता और मैं इसी तरुण से कहता कि मुझे भी अपना दोस्त बना लो और अपने परिवार में शामिल कर लो। शाम तक हमें नचार पहुंचना था। ये जगहों के नाम है बेटा, ठीक है। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। अब चढ़ाई थी, धूप सीधे बाएं से पड़ रही थी, जिससे आड़ करने के लिए वनस्पतियों की छाया न थी। चढ़ाई नरम इसलिए मालूम हो रही थी कि हम दूसरे की पीठ पर थे। चढ़ाई 2 मील रही होगी या ज्यादा। उसे पूरा करने के बाद अब हम देवदार के सुंदर वन में थे। सारे रास्ते का यह सबसे सुंदर भाग था। सारा पर्वत सदा हरे रहने वाले देवदारुओं से ढका था। बीच बीच में कुछ गांव भी मिले। एक गांव सड़क से नीचे पास ही था, जिसमें मंदिर था। 18-20 खून का सुडरा गांव यही है। इसी के पास किसी गुफा में बाणासुर की भार्या के 7 संतानों को जन्म दिया था। देवदार के सघन वन में चलने में बड़ा आनंद आ रहा था। घोड़े को मैं उसके मन से चलने दे रहा था। इसमें क्या बताया बेटा, क्या थोड़ा सा समझ में आया? हाँ, सुंदरवन बेटा जगह है, उसको कहते ही सुंदरवन है। तो ये कह रहे हैं कि अभी इन्हें शाम तक नचार जगह बता रहे हैं, वहां तक पहुंचना था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और चढ़ाई भी थी और धूप सीधे बाएं से पड़ रही थी। धूप उनके ऊपर पड़ रही थी और कोई उस तरफ पेड़ वेड़ नहीं थे। इसका मतलब ये था कि इससे आड़ करने के लिए कोई वनस्पति नहीं थी, यानी कि कोई पेड़ उस तरफ नहीं थे। चढ़ाई 2 मील रही होगी या ज्यादा। उसे पूरा करने के बाद अब वो देवदार के सुंदरवन में थे। यानी सुंदरवन में कौन से पेड़ थे? देवदार के पेड़ थे। सारे रास्ते का ये सबसे सुंदर भाग था, यानी कि जो रास्ते में उनको परेशानी हुई सबसे सुंदर हिस्सा जो था वो यही था। और बीच बीच में इन्हें कुछ गांव भी मिले थे और उसके आसपास इन्होंने एक मंदिर का वर्णन किया है। और इन्होंने उसके बाद 23 मील की यात्रा पूरी करके 5:30 बजे हम नचार पहुंचे। वहां बंगले में रुके। रात को मैं इत्मीनान से सोया। वहां ढिल्लन साहब मिले। ढिल्लन साहब ने बताया इधर बहुत भालू हैं। वह आदमी को कम, किंतु गाय भेड़ बकरी को मारकर खा जाते हैं। ज्यादातर काले भालू हैं, किंतु ऊपर कंडों में भूरे भालू भी सुने जाते हैं। देर तक दिमाग तरह तरह के विचारों में डूबा रहा कि यह घोर जंगल है। यदि भालू इधर आ जाए तो
अंत में नींद आ गई। भालू सपने में भी नहीं आए। यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि बंगले में रुके, वहां पे एक डल्लन साहब थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर भालू बहुत है और ये भालू जो है इंसानों को तो नहीं खाते हैं लेकिन भेड़ बकरी इनको खाते हैं। तो इनको यही डर बना रहा कि कहीं ऐसा ना हो भालू आ जाए और मतलब किसी तरह से मुझे खा जाए। लेकिन इन्हीं सोच विचारों में ये सो गए और ना भालू आया ना इनके सपनों में भी भालू आया। ठीक है। सवेरे हाथ धोकर डिलन साहब ने यहाँ चाय पी। स्नान की बात मत पूछिए, सप्ताह में एक बार स्नान मैं यहाँ के लिए पर्याप्त समझता हूँ, नहीं तो हिमालय की पवित्र वायु का महात्म्य ही क्या रहेगा। वो कह रहे हैं कि मतलब सप्ताह में एक बार नहा ले तो बहुत है। तो हिमालय के महात्म्य का इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी ठंडक होती है ना, कि मतलब फिर हिमालय का महात्म्य क्या रह जाएगा अगर रोज आदमी यहाँ नहाने लग जाए। नचार से 3 मील वर्तु के पुल तक उतराई और उतराई भी कठिन, जो इस वक्त बुरी नहीं थी किंतु लौटते समय चढ़ाई बनकर दांत खट्टे करने लगी। यानी कि उतराई तो थी लेकिन इस समय उतराई भी कठिन लग रही थी। क्यों कठिन लग रही थी? क्योंकि इतना चल चुके थे, है ना, इतना चल चुके थे और इतने थक गए थे कि इस समय उतराई भी इनको चढ़ाई जैसी ही मुश्किल लग रही थी। अब ये थोड़ा सा रह गया, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ तक इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है।